नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे घटना चक्र की पूरी सीरीज, और इस सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री के अंतर्गत मॉडर्न हिस्ट्री की, अर्थात आधुनिक भारत की घटना चक्र के 26 नंबर टॉपिक रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, उसके तत्पश्चात हम लोग बात करेंगे एमसीक्यू की। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर एक साल प्रश्न पूछा ही जाता है, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले थ्योरी पोर्शन को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम लोग पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। साथ में घटना चक्र का जो जितना भी सब्जेक्ट है सबको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने ही वाले हैं। पॉलिटी ऑलमोस्ट यहाँ पे लगभग कंप्लीट है, कुछ पोर्शन यहाँ पे बचा हुआ है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। रॉलेट एक्ट और यहाँ पे जालियांवाला बाग हत्याकांड काफ़ी फेमस घटनाकांड है यहाँ पे 1919 का। भारत में बढ़ रहे क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति यहाँ पे गठित की। अब ध्यान रखिएगा 1917 का जो टाइम पीरियड है ऑलरेडी देखिए काफ़ी ही ठीक है, आप कह सकते हैं कि बहुत सारा परिवर्तन भारत में चल रहा है। ऑलरेडी चंपारण सत्याग्रह की बात करें, इसके अलावा यहाँ पे ठीक है मैंने गांधी जी के आगमन के बाद की यहाँ पे बात करें, या फिर और भी जो यहाँ पे पार्टी थी जिसे होम रूल लीग के रूप में यहाँ पे इसे समझ सकते हैं, हर तरीके से अंग्रेजों का क्रिटिसाइज यहाँ पे किया जा रहा था। उद्देश्य यही था आतंकवाद को कुचलने के लिए एक प्रभावी योजना का निर्माण कराना था, क्योंकि अंग्रेजों के नज़र में तो जितने भी क्रांतिकारी लोग थे भारत के, उनको ठीक है आतंकवादी गतिविधियों का नाम दिया जाता था। इसके सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसे चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। आप सोचिए, बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का। जब मॉडर्न हिस्ट्री में आप लोग पढ़ाऊंगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें एक एक चीज़ों को, इसके जब प्रावधान को आप जानेंगे क्या था ये रियल में, तो आपका भी खून एकदम खौल उठेगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के कार्यकाल में वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट यहाँ पे पारित हुआ था। अब याद रखिए ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ठीक है, मोंटेस्क्यू आप सुधार के रूप में आप जानते हैं 1919 में जो हुआ था, प्रांतों में द्वैध शासन भी लगाया गया। ये 1919 की घटना है और 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित हुआ। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होम रूल लीग, इसके अलावा खिलाफत का मुद्दा भी था, जो मुस्लिम कम्युनिटी मिल के अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, और तीसरा था यहाँ पे सत्याग्रह सभा। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल, पूरा नाम जरूर ठीक है इसे देखिए क्योंकि काफ़ी लंबा नाम है, सबको पता होता है डायर, जनरल डायर, लेकिन बीच का लोग छोड़ देते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। पूरा नाम है जनरल रेगिनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर, शॉर्ट में REH डायर। इसने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई, और ऐसा आज भी माना जाता है कि उस जगह पे गोलियों के निशान हैं, वहीं कुआं है जहाँ पे बहुत सारे महिलाएं ठीक है जो भी थे ठीक है समूह में मौजूद जितने भी लोग थे, कितने लोग कुएं में कूद गए। बहुत ही दमनकारी घटना थी। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्या का नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। भाई तुम लोग इतना भ्रष्ट हो, इतना बेकार हो, तुम्हारा दी गए उपाधि मैं लेने के लिए तैयार नहीं। इतना भ्रष्ट तुम लोग कैसे हो सकते हो। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। अब ये सब छोटे छोटे फैक्ट है, इससे भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था। इस कमीशन में C.H. सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण एवं सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य थे। कमीशन ने वर्ष 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी ही नहीं बताया गया। आप सोचिए, इससे बड़ी और बेशर्मी की बात क्या हो सकती है। दोषी ही नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं जो भी लोग इकट्ठा हुए थे। अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था तथा भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः यहाँ पे न्यायोचित था, अर्थात जनरल डायर को बचा लिया गया। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की यहाँ पे भूल बताया कि गलती भूल चूक हो जाता है भाई। जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटना पड़ा, किंतु ब्रिटानी अखबारों ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रितानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा। यही है, देखिए सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है उसको, ब्रिटेन से। सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार उपाधि दी। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, उधम सिंह ने बोला बदला लेके रहेंगे। जालियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर की लंदन में हत्या कर दी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दे दिया गया। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया। जालियांवाला बाग नरसंहार को मोंटेग्यू ने निवारक हत्या की संज्ञा दी। दीनबंधु C.F. हेनरीज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा। अब कुछ विचारक लोग जैसे मोंटेग्यू है, C.F. हेनरीज है, इनके स्टेटमेंट को पूछा जाता है। इसे भी आप लोग ध्यान से रखिए, ठीक है, मतलब ध्यान देते रहिए, आगे प्रश्न बन के आएगा। अब आइए कुछ हम लोग NC के प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट ने किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। ठीक है, किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न किया। करेक्ट उत्तर है यहाँ पे C, इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने के लिए अधिकृत किया। उन्हें बिना मुकदमा चलाए इसको जेल में डाल दो, ना बिना वकील, समझ रहे ना, बिना दलील, कुछ इस टाइप का यहाँ पे प्रावधान था। ये वही है, भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति गठित किया। उद्देश्य आतंकवाद को कुचलना, एक प्रभावी योजना का निर्माण करना था। इसके सुझावों पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। रॉलेट अधिनियम के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे तब बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इसीलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील तथा बिना दलील का कानून कहा गया। क्वेश्चन नंबर 2, रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था। क्या प्रयोजन था, तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। क्वेश्चन नंबर 3, रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। कब लागू किया गया, सन 1919 में इसे लागू किया गया। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है। पहला है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर यहाँ पे आधारित था, तो सेडिशन नहीं था। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, सॉरी, हाँ सेडिशन कमेटी पे, बिल्कुल सही है। दूसरा है यहाँ पे, रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया, भी सही है। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के यहाँ पे साथ साथ हुआ, तो साइमन कमीशन के आगमन, ठीक है, ये तो बहुत बाद में हुआ, साइमन गो 1900, ठीक है, लगभग 27-28 के आसपास हुआ। इसीलिए केवल और केवल एक उत्तर सही होगा और यहाँ पे होगा B। रॉलेट एक्ट एक काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। गठन हुआ, देखिए, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के लिए किया गया।
वर्ष 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो वे सभी लोग इसमें शामिल हो गए जिन्हें होम रूल आंदोलन ने राजनीतिक रूप से जागरूक बनाया था। साइमन आयोग भारत में 3 फरवरी 1928 को पहुंचा, जिसके विरोध में सभी प्रमुख नगरों तथा कस्बों में हड़ताल रही तथा साइमन वापस जाओ के नारे भी लगे। ध्यान रखिएगा कब पहुंचा भारत में, 3 फरवरी 1928 को। 1919 का जो मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार लाया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन, उसी का रिव्यू करने के लिए लाया था, हमने इसको बुलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। टाइम पीरियड 1916 से 1921 के बीच, और रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। क्वेश्चन नंबर 7, रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध क्यों किया? इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित करना, और जहां दो या दो से अधिक लोगों को देखो भाई, उनको ठीक है सीधे उठाकर जेल में डाल दो। मार्च 1919 में केंद्रीय विधान परिषद के पास यहाँ पे हुआ विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। इसके अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती थी। इस कानून के द्वारा व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सीमित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम था, क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया: होम रूल, खिलाफत एवं राज्यसभा, सत्याग्रह सभा। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद, चंपारण में, ठीक है, आपको पता ही होगा, बगान मालिकों के खिलाफ 3 कठिया पद्धति को लेके, खेड़ा में था, ठीक है, यहाँ पे खेड़ा में हो जाएगा मिल मालिकों के खिलाफ था यहाँ पे, और अहमदाबाद किसानों के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, गांधी जी के आंदोलन का क्षेत्र विशेष यहाँ संबंधित था। नेक्स्ट, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? किसने? ठीक है, वो उनका नाम था स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून वाला कानून कहा गया। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, द अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में कहा जाता था, इसी को बोला जाता था रॉलेट एक्ट। देखिए पूरा पूरा, ठीक है, फुल फॉर्म यहाँ पे जो भी था, ठीक है, उसको यहाँ पे लगा दिया गया, ठीक है। यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जालियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? कौन सी घटना? रॉलेट एक्ट का बनना। ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट का बनना। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया। इसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में जनरल डायर ने निरसंस यहाँ पे, ठीक है, नरसंहार कराया। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक अवार्ड वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटनाएं हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? वो था यहाँ पर रॉलेट सत्याग्रह। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो हो जाएगा जालियांवाला बाग त्रासदी से। क्वेश्चन नंबर 16, जालियांवाला बाग कत्लेआम किस शहर में हुआ? उस शहर का नाम था अमृतसर, पंजाब। क्वेश्चन नंबर 17, काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए। गिरफ्तारी के विरोध में। किसके गिरफ्तारी के विरोध में?
ये दो नाम है, ध्यान रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है, रिपीट जरूर हो सकता है। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के फेवर में। पंजाब के दो लोकप्रिय नेता थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जालियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी, जहां जनरल, फिर से इसका नाम आ गया, रेगिनेल्ड हेडवर्ड हैरी डायर ने निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोलियां चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कराई। जब सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 लोग मात्र मारे गए। देखिए ये सरकारी रिपोर्ट। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि लौटा दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यप्रणाली से इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 18, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग क्यों जमा हुए थे? क्यों? तो किचलू तथा सत्यपाल को बंदी बनाने के विरोध में। 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति का नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। यही है, ठीक है। टैगोर ने कहा, समय आ गया है जब सम्मान के तमगे अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में पंजाब में हुए अत्याचारों से अपने विरोध के रूप में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट की उपाधि को वापस लौटा दिया? नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 21, किसके विरोध प्रकाशन के अभिप्राय के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की पदवी त्याग दी? नाम है जालियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट 22, निम्नलिखित में से किसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की परित्याग कर दिया गया? यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, रौलेट, देखिए यहाँ पे, ठीक है, रौलेट एक्ट भी दिया और जालियांवाला बाग नरसंहार दिया है। रौलेट एक्ट यहाँ पे करेक्ट उत्तर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड, क्योंकि रौलेट एक्ट नहीं था। रौलेट एक्ट के जरिए यहाँ पे जो किया गया जालियांवाला बाग में यहाँ पे दिया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जल्दीबाजी में ऐसा हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण यहाँ पे त्याग दी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया? किसने इस्तीफा दे दिया? शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट या सर की उपाधि लौटा दी। क्वेश्चन नंबर 25, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? किसने दे दिया था? तो सर शंकर नायर ने। निम्न में से किसके द्वारा जालियांवाला कांड के विरोध में सर की उपाधि यहाँ पे त्यागी गई? किसके? तो रविंद्रनाथ टैगोर के। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जालियांवाला बाग है, सत्यपाल को बंदी बनाया जाना और 1919 का अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन। और एक उत्तर हो जाएगा इसका डॉक्टर सत्यपाल का बंदी बनाया जाना, उसके बाद 1919 का अधिवेशन, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा लास्ट में जालियांवाला बाग का नरसंहार। करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए। यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर द्वारा गिरफ्तार किया गया। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ। दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन हुआ। 28 नंबर, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया।
कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया। कहा गया कि उपद्रव क्रांति का रूप ग्रहण कर लेते हैं, अतः मार्शल लॉ अनिवार्य था। भीड़ की अधिकता को देखते हुए गोली चलाना पूर्णतः न्यायोचित था। साथ ही हंटर कमीशन ने डायर के इस कार्य को केवल निर्णय लेने की भूल बताया। जनरल डायर का नाम किस घटना से जुड़ा हुआ है? नाम जुड़ा हुआ उसका जालियांवाला बाग हत्याकांड से। जालियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को निम्न में से किसने मारा? नाम था उधम सिंह। ठीक है, घर में घुस के मारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उधम सिंह बेहद ही क्रांतिकारी, ठीक है, व्यक्ति उधम सिंह, ध्यान रखिएगा, उधम सिंह। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा। किसने मारा? उधम सिंह के द्वारा। उधम सिंह ने लंदन में मारा जनरल, ठीक है, डायर है, यहाँ पे क्या है? सर माइकल ओ डायर। ध्यान रखिएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सर माइकल ओ डायर। कितने लोग, ठीक है, जल्दीबाजी में इसको यहाँ पे कर सकते हैं। जालियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य सौंपा गया था महात्मा गांधी को। जालियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य महात्मा गांधी को सौंपा गया था। अपने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में यहाँ पे देखिए यूपीपीसीएस के द्वारा दिया गया विकल्प बी को माना था, ठीक है, बाद में इसको निरस्त कर दिया गया। करेक्ट उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। 1919 में जघन्य जालियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? उस समय उसका वायसराय कौन था? लॉर्ड जेम्स फूड। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड जेम्स फोर्ड 1916 से 1921 के बीच। इस समय में रॉलेट एक्ट 1919 पास हुआ तथा भारत सरकार अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्स सुधार यहाँ पे सुधार लाया गया। निम्नलिखित घटनाओं में से किस एक को मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया है? किसको? जालियांवाला बाग का नरसंहार को। देख पा रहे, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? किसके कारण? दी रॉलेट एक्ट के कारण। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लागू, ध्यान से देखिए, सुरक्षा अधिनियम की अवधि समाप्त होने वाली थी, अतः न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझाव पर 2 प्रस्ताव लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किए गए। इन प्रस्तावों में भारत में देशद्रोही कार्यों में संलिप्त संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी तथा इस प्रकार के कार्यों के लिए किसी व्यक्ति की बगैर कारण बताए गिरफ्तारी का प्रावधान था। इन प्रस्तावों को दी रॉलेट एक्ट के नाम से मार्च 1919 में लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया। इस अधिनियम का भारतीयों ने पुरजोर विरोध किया। सार्वजनिक रोष की लहर उमड़ पड़ी। इस अधिनियम ने विरोधी पंजाब के 2 नेताओं सत्यपाल तथा किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को सभा आयोजित की गई। जब कुछ लोग सभा को संबोधित कर रहे थे, तभी जनरल डायर के निर्देश पर निहत्थे भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। इस निर्मम घटना को इतिहास में जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, 26 नंबर तक को टॉपिक कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। कल मिलते हैं 27 नंबर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर को शेयर करते रहें एंड जय हिंद।